नई औद्योगिक नीति बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को अब प्रदेश में निवेशकों का इंतजार है। नई औद्योगिक नीति ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं खोल दी हैं। ऐसे में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक अहम 10 दिवसीय दौरा आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा करते हुए वहां के इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को टटोलेंगे। भारत इन दिनों ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का हब बनता जा रहा है। ऐसे में इसकी निवेशकों का रुख छत्तीसगढ़ की ओर है। तब मुख्यमंत्री को इन क्षेत्रों में निवेश की काफी उम्मीदें हैं और यही वजह है कि यात्रा के दौरान ओसाका एक्सप्रो में भी मुख्यमंत्री विशेष रूप से निवेशकों से मिलेंगे। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा निवेशक आकर्षित करने के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। अगर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में निवेशक आते हैं तो राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। वहीं नई तकनीकी का प्रदेश में फायदा होगा। बल्कि इस दौरे को लेकर सरकार वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान भी मजबूत होने को लेकर आशान्वित है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मंशा है कि पूरे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो और लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए और छत्तीसगढ़ का विकास और तेज़ी के साथ बढ़े, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विदेश यात्रा जा रहे हैं। वहां से निश्चित तौर पर काफ़ी संख्या में निवेश आने की संभावना दिख रही है। पिछले साल नवंबर में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से राज्य को अब तक 6.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो चुका है। ओसाका के यूमेशिमा द्वीप पर चल रहे विश्व एक्सपो में 160 से अधिक देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। इसलिए दौरे को लेकर संभावनाएं तो कई हैं, पर विपक्ष को इस दावे पर विश्वास नहीं। इसीलिए क्योंकि विपक्ष को लगता है कि कई दूसरे मंत्रियों के विदेश दौरे से कुछ नहीं मिला। अरुण साहु गए थे पहले अमेरिका, उसके बाद माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी गए थे अमेरिका। उसका क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ को, मुख्यमंत्री ये भी बता दे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अगर जापान जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाएं, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को बर्बाद न करें। अगर जापान जा रहे हैं तो जापान में तो बहुत नया नया टेक्नोलॉजी है, वहां से कुछ सीख कर आकर छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होना चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान। जापान और दक्षिण कोरिया ऐसे दो देश हैं जहां के निवेशक इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल दोनों का बेहतर बाजार खोल रहे हैं। भारत इन दोनों सामानों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में इन सामग्रियों के यही निर्माण से इन कंपनियों की लागत कम हो सकती है। इसीलिए निवेश की नई उड़ान के लिए छत्तीसगढ़ जापान और दक्षिण कोरिया की ओर देख रहा है। ऐसे में सियासत से परे छत्तीसगढ़ के लिए दौरा नहीं, संभावनाओं को जन्म देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ को लेकर वो संभावनाएं अब सामने आने लगी है जो कि विदेश से होने वाला निवेश है। और ये निवेश तब आएगा जब यहाँ की राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाएगी। और ये इच्छा शक्ति 1 साल पहले तब सामने आई थी जब छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति बनी थी। इस औद्योगिक नीति के जरिए कोशिश ये थी कि पूरे देश के साथ साथ विदेश के निवेशकों के लिए भी छत्तीसगढ़ में अवसर मिले, क्योंकि संसाधनों से भरे हुए छत्तीसगढ़ में संभावनाएं तो कई हैं, पर उन संभावनाओं को फलीभूत करती हुई ज़मीनी हकीकत कम ही दिखाई देती है। ऐसे में पहले भी एमओयू कई हुए हैं, करार कई हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ ऐसा बड़ा उपक्रम यहाँ पर नहीं आ पाया जो कि निवेश को यहाँ पर स्थिर रख सके। अब इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी ओर से ऐसी पहल की है जो कि हमें अगले 10 दिन बाद दिखाई देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जा रहे हैं विदेश दौरे पर। जापान और दक्षिण कोरिया से छत्तीसगढ़ में नया निवेश आ सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ संभावनाओं से भरा हुआ है। इन संभावनाओं की क्या स्थिति है और आगे क्या होगा, इसको लेकर जो सियासत छिड़ी हुई है, उन्हीं सब मुद्दों पर अब चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये दौरा संभावनाओं से भरा हुआ है। मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं, किस तरीके से मीटिंग है उनकी, कहाँ वो जाएंगे, वो सब हमने बता दिया। लेकिन कांग्रेस को कुछ आपत्तियां हैं, कांग्रेस ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। तो शुरुआत कांग्रेस से करते हैं, फिर जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे। पहले अभय नारायण जी को सुन लेते हैं, ओपनिंग कमेंट्स। अभय नारायण जी, ये तो एक प्रक्रिया है, उम्मीदें काफ़ी है, छत्तीसगढ़ में संभावनाएं काफ़ी हैं, सब जानते हैं। और निवेश को एक बार में एक साथ नहीं हो जाता, इसके लिए कदम बाई कदम आगे बढ़ना होता है। वो कदम छत्तीसगढ़ ने बढ़ा दिया है, औद्योगिक नीति आ गई जिसमें द्वार हमने खोल दिए हैं। अब मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं, पर आपत्ति कांग्रेस को है। क्या वजह है, क्या प्रमुख कारण है जिसके कारण आप लोग आपत्ति कर रहे हैं? मोहन तिवारी जी, सबसे पहले मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की शायद पहली विदेश यात्रा है जी, और निवेश के नाम पर विदेश यात्रा है, तो मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया जा रहे हैं उसे पूरा करके आए। ओसामा के यूमी सीमा द्वीप पर जो साउथ कोरिया जापान में है, एक एक्सपो लग रहा है जिसमें 160 देश भाग लेंगे और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उसमें शामिल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग के लिए जापान और साउथ कोरिया जाना जाता है जी। तो अगर हमारे यहाँ संभावना तो है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की इंडस्ट्री की भी संभावना है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी संभावना है, लेकिन जाने के पहले सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया है। आपको एक्सपो का निमंत्रण आ गया, आप चले जा रहे हैं, संभावनाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन औद्योगिक नीति बनाने के बाद जो 6.5 लाख करोड़ के ईएमओ आपने किया था, उस पर कोई काम फील्ड में दिखाई नहीं देता। आपके उप मुख्यमंत्री अरुण साहब अमेरिका गए, कोई काम दिखाई नहीं दिया। वो सड़कों की गुणवत्ता देखने गए थे, सड़कें कैसी बनती है देखते हैं, कम खर्च में सड़क कैसे बनेगी, और आने के बाद सड़कों की क्या हालत है छत्तीसगढ़, जनता देख रही है, जनता देख रही है। 1 किलोमीटर का भी टेंडर इस सरकार ने नहीं किया है, अरुण साहब के विभाग ने नहीं किया है। जो भी सड़कें बन रही है वो केंद्र सरकार की आईएनएच की सड़कें बन रही है और वो बीओटी में बन रही है, वो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप पे बन रही है।
उसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, वो भी गए, अमेरिका से वापस आए, लेकिन कोई फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा सवाल यही है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने यही सवाल कहा है कि छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा है, जनता का पैसा है, सरकार के खर्चे में आप जा रहे हैं, आप सरकार हैं, तो आप जब लौट के आए तो कोई निवेश लेकर आए, कोई मूलभूत काम लेकर आए जिससे यहाँ रोजगार बढ़े और यहाँ की आर्थिक प्रगति हो, और वही दूर के ढोल सुहाने, जाने पे डिबेट, आने पर डिबेट और हासिल पाए शून्य, ऐसी कोई स्थिति न बने। क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के कारण हमारे देश के औद्योगिक घराने ही छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, जो औद्योगिक घराने आते हैं और रायपुर आते हैं, रायपुर के आसपास ही वो संभावना खोजते हैं, क्योंकि ना अंबिकापुर में एयरपोर्ट की सुविधा है, न बिलासपुर में एयरपोर्ट की सुविधा है, न रायगढ़ में एयरपोर्ट की सुविधा है। जब आप आवागमन के साधन ही उपलब्ध नहीं कराएंगे, सुविधाएं उपलब्ध नहीं, तो आखिर उद्योगपति आएंगे कैसे? ठीक है, जो मूलभूत आवश्यकता है, बिल्कुल। चलिए, तो आ गई छत्तीसगढ़ सरकार कुछ को चिंता काम है, करना चाहिए। कांग्रेस की कुछ चिंता है। पहला सवाल तो इस पार्ट, उसके दो पार्ट करें तो पहला तो ये कि भाई पहले भी दौरे हुए हैं, उसका कुछ असर दिखा नहीं। दूसरा ये कि कुछ मूलभूत सुविधाएं पहले हमें देना होगा, तब तो विदेश के लोग निवेश के लिए आएंगे। विजय शंकर जी, ये जो बातें कही जाती है और ये कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है जब आप लोग की नीति लोगों के सामने जाती है, तो इसके लिए क्या जवाब क्या है? सरकार क्या कहना चाहती है इस पर? देखिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो है वो विदेश दौरे पर गए हैं और वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ये सब के लिए जो चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड एक्सपो होने वाला है, उसके लिए वो काम करेंगे। रहा ये तो उसके लिए बहुत ध्यान से और अच्छे से चीज़ें हों उसकी तैयारी करके गए हैं, क्योंकि उन्होंने सचिवों से बड़ी अच्छे से तैयारी करा के, क्योंकि राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य बहुत अच्छा राज्य है, यहाँ पर हर प्रकार के संसाधन हैं और जमीन सरकार ऐसी व्यवस्था करी कि उन्हें जमीन भी मिले, सिंगल विंडो सिस्टम हो जिससे रोजगार आए। वो पूरी तैयारी के साथ गए हैं, जिसलिए लोग अट्रैक्ट होकर छत्तीसगढ़ में आए जी। इसी काम के चलते पहले भी जो है ओपी चौधरी जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं और उद्योग मंत्री जो है देवानंद जी जो है, इसमें बहुत मेहनत करके उद्योग नीति भी लाए। उद्योग नीति लाने के बाद नई राजधानी में इन्होंने जो है पॉल्यूशन फ्री जोन एक इंडस्ट्रियल एरिया तैयार किया है। उसी प्रकार इंडस्ट्रियल एरिया तैयार कर रहे हैं जहाँ पूरी सुविधाएं रहेंगी। पूरा एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पूरे भारत, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि हम यहाँ पर अपने राज्य का जो पैसा खर्चा करते हैं और वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर चले जाता है। उस पर अच्छी काम हो रहे हैं। अब अपोजिशन का काम है प्रश्न उठाना, लेकिन बहुत ध्यान से माननीय विष्णुदेव साय जी और उनकी टीम इस पे काम कर रही है कि राज्य में अच्छा निवेश आए और राज्य में बहुत अधिक रोजगार मिले। ठीक है, ये कुछ बातें ये आ रही है कि कुछ अड़चने हैं जो औद्योगिक विकास को रोकती है और निवेश को भी रोकती है। कानूनी बाध्यताएं, नियम कानून का जाल, अलग अलग विंडो सिस्टम, ये सारी चीज़ों पर चिंता व्यक्त कर रही है कांग्रेस। सिंगल विंडो सिस्टम छत्तीसगढ़ में पहले भी तैयार हो। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रमन सरकार में ही सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर दिया गया था। उस समय भी निवेश आया था। और अभी ये सरकार आने के बाद जो है औद्योगिक नीति पर विशेष ध्यान रखते हुए नई औद्योगिक नीति भी बनाई गई है, और जिसमें वो इनका यह है कि बहुत अधिक व्यापारियों को समस्या होती है छत्तीसगढ़ में निवेश करने में, प्लांट लगाने में, तो वो दिक्कत ना आए सरकारी सिस्टम में, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल है उसमें बहुत बड़ा निवेश जो है, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी जो जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगे, उसमें बहुत बड़ा निवेश हमें मिलेगा और सफलता हासिल होगी। ठीक है, चलिए, उम्मीदें काफ़ी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि विदेश दौरे में छत्तीसगढ़ की बात जब लोगों तक पहुंचेगी तो वो ज़रूर इस प्रदेश में निवेश करना उचित समझेंगे। मनीष वोरा जी की ओर भी रुख कर लेते हैं। ये कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं, पर छत्तीसगढ़ का जो हित है
वो रोजगार की संभावनाएं और यहाँ के संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित है। मनीष जी, ऐसे में आलोचनाओं से, राजनीतिक नज़रिए से अलग क्या देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो आपके नज़रों में कितना कसौटी में सही खरा उतरते हैं? देखिए, एक बात ये सच है कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं से भरा राज्य है और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर विदेशी निवेश या निवेश कितना छत्तीसगढ़ में आ रहा है। इसके पूर्व भी देखिए, हम लगातार छत्तीसगढ़ को बने लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं और अभी तक जितना निवेश आया उसमें से कितना फलीभूत हुआ, कितने लोगों ने यहाँ पर अपना बड़े बड़े दावे जरूर हुए हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन उसके बाद उसमें से कितना निवेश छत्तीसगढ़ में आया, कितने MOU हुए, कितने जो है वर्तमान सरकार में हुए और कितने अभी अपेक्षित हैं। जैसा मैं सुन रहा था भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ताओं को, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आवागमन की सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ पर सरकार जो है वो नीति सही नहीं बना रही है, इस प्रकार की तमाम सड़कों का जाल नहीं है, प्रकार की बातें जो है कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। लेकिन तो इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि आवागमन के साधन नहीं है, तो मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में बहुत लंबे समय तक रही है और ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर होती थी कि उसको यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सड़कों का जाल हो, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, नहीं हो पाया, उन्होंने जो प्रयास किया अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी थी कि लंबे समय तक यहाँ सरकार में रहे। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 15 साल से यहाँ सरकार में रही, अभी भी सरकार में है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो चीज़ें कही जा रही है दोनों के द्वारा, जो दावे किए जा रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि लगातार यहाँ पर निवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ से बड़ा तैयारी के साथ जा रहे हैं। तो मैं एक सीधा सवाल उनसे करना चाहूँगा कि ये बता दें भाजपा के प्रवक्ता कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए, विदेशी निवेश के लिए कितने MOU साइन हुए हैं और कितने MOU साइन होने के बाद कितने धरातल पर उतरे और वर्तमान सरकार में कितने के MOU हुए। इसके साथ साथ ये बता दें कि अभी जिस दौरे पे वे जा रहे हैं बड़ी तैयारी के साथ जा रहे हैं निश्चित रूप से, और उसका फायदा भी छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, तो उस समय अभी आपकी कितनी अपेक्षा है कि कितने का निवेश यहां पर वो लेकर के आ सकते हैं? इन तीनों चीज़ों को समझना होगा। और यदि ये स्थितियां हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि जितने के भी निवेश छत्तीसगढ़ में हुए उसमें से अधिकतर हम देखें जितने बड़े औद्योगिक घराने जो भारत के हैं वो भी छत्तीसगढ़ आए, लेकिन उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को वाइंड अप कर दिया यहाँ से और उसके बाद उनको जाना पड़ा। चाहे वो हम यहाँ की बात करें, चाहे हम बस्तर की बात करें, जैसे टाटा का प्रोजेक्ट आया था, SR आया था, ऐसे तमाम बड़े उद्योग जो है छत्तीसगढ़ में आए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो वो क्यों सक्सेस नहीं हो पाए, उनके साथ क्या परेशानी आई और उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं, ताकि अब जो नया इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में बड़े उद्योग यदि यहां पर आते हैं तो उनको उस प्रकार की परेशानियां ना हो, इसके लिए क्या प्रयास जो है छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, ये भी बताने। ठीक है, चलिए, इस पर भी सबको ध्यान बार बार इसलिए भी आता है क्योंकि मुख्यमंत्री अब विदेश दौरे पर चले गए हैं। मिश्रा जी, ये बातें बार बार आएंगी और आप लोगों को जवाब भी देना होगा कि पहले के निवेश का क्या हुआ। निवेशक यहाँ MOU करता है लेकिन MOU के बाद रुकता नहीं है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि वो चीज़ें धरातल पर हमें स्ट्रक्चर के रूप में नहीं दिख पाती है, कागजों में ज़रूर होती है। ये ना हो, निवेशक आए तो पूरा यहाँ अपना संसाधन लगाए, खर्च करे, तब वो सफल हो पाएगा छत्तीसगढ़ में निवेश। उसके लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं क्या? आप 2003 में जब छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी राज्य को मुख्यमंत्री पद से हटे थे और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जी बने थे, उस दौरान आप देखेंगे कि राज्य में उद्योग नहीं थे। उसके बाद आप लगातार देखेंगे कि राज्य में 2018 तक उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ी थी। डॉक्टर रमन सिंह जी की वो मेहनत थी कि उन्होंने उद्योग MOU भी किया और लगभग 90% जो MOU थे वो सक्सेसफुल हुए। वहीं 2018 से 2023 तक औद्योगिक जो छत्तीसगढ़ में उद्योग बढ़ने थे और जिसमें पॉल्यूशन कम से कम होता, उस पे जो है भूपेश बघेल जी उतना वर्किंग नहीं कर पाए। अभी 2023 के बाद जो है उद्योग के लिए फिर से मेहनत किया जा रहा है और MOU अब जो होंगे तो जो पहले 90% सक्सेस रेट था उसको कोशिश किया जाएगी कि 100% हो। ऐसा एटमॉस्फेयर बने, ऐसा माहौल बने कि यहाँ से उद्योग MOU के बाद बिल्कुल छत्तीसगढ़ छोड़ के ना जाए और एक अच्छा रोजगार मिले, यहाँ का पैसा यहाँ रह जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। रहा जमीन का मामला हो गया, उसके जमीन को प्रॉपर ऐसी जगह दिया जाए जो कि खेत के लिए उपयोगी नहीं है और वो
मतलब खाली पड़ी हुई जमीन है उन पे अधिक फोकस किया जा रहा है, मतलब क्लाइमेट को भी नुकसान ना हो, क्योंकि ओपी चौधरी जी जो है हमारे वो वातावरण को लेकर और क्लाइमेट को लेकर बहुत अधिक सेंसिटिव हैं। तो ओपी चौधरी जी भी उस पर काम कर रहे हैं कि पॉल्यूशन भी ना हो और कम से कम पॉल्यूशन में अधिक उद्योग आए, और अधिक उद्योग में राज्य में अधिक निवेश आए, अधिक रोजगार मिले पूरा उसमें। और मुख्यमंत्री जी और ओपी चौधरी जी पे मिलकर बहुत अधिक कार्य इस पे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का काम बहुत अधिक मेहनत वाला है, और आप इसका रिजल्ट देखेंगे 2-3 साल में कि बहुत अधिक उद्योग जितने भी होंगे, लगभग मैं समझता हूँ कि 100% सक्सेस होंगे इस बार। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये चीज़ों को अब सभी लोग जान रहे हैं कि क्या क्या अड़चनें आती हैं, और काफ़ी अनुभव भी अब निवेश को लेकर छत्तीसगढ़ को हो गया होगा। अब हमें अपनी रत्नगर्भा धरती को निवेश के लिए एक तरीके से आमंत्रित करने वाली पोजीशन पे जाना होगा। अभय नारायण जी, राजनीति से अलग हटकर सरकारें इनकी भी रही, आपकी भी रही, फिर इनकी आ गई है, इन सब बातों को अब दरकिनार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतें तो हर बार हर सरकार के सामने आती है। असली बात यह है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। अब रिजल्ट के लिए तो कुछ इंतज़ार इस सरकार को हमको देना होगा, समय इंतज़ार भी करना होगा। मोहन तिवारी जी, मैं बड़े ही आदर से, थोड़ा आवाज इको हो रहा है, बोलिएगा। जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, इको की तो समस्या। मनीष बोरा जी को सुना मैंने, और भाजपा के प्रवक्ता साथी को भी सुना मैंने। जी, मनीष बोरा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो संसाधन आवश्यक है वो हमको देने पड़ेंगे, और दोनों सरकारों की जवाबदारी थी, चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे चाहे भाजपा में सत्ता रहे। लेकिन आप देखेंगे कि आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट आया, पालको खुला, नालको खुला, एनएमडीसी का काम हुआ। ये सब किन सरकारों में हुआ? कांग्रेस की सरकारें जब केंद्र में रही हैं तभी छत्तीसगढ़ को बड़े प्रोजेक्ट मिले। मैं तो पूछ रहा हूँ 11 साल में एक भी प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया क्या उद्योग लगाने के लिए? और छत्तीसगढ़ कितना तैयार है उन उद्योगों को लगाने के लिए? अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि अजीत जोगी की सरकार जाने के बाद रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उद्योगों के लिए काम किया। एक भी नाम बता दे कि 15 साल में कौन सा बड़ा उद्योग लेके आए? एक एनएमडीसी बना, उसको भी आप बेचने की तैयारी में। अगर कांग्रेस उसको नहीं रोकती अभी तक आप बेच चुके होते। बार बार आपके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहना पड़ता है कि हम नहीं बेच रहे हैं। उसी तरह कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, जहां तक रमन सिंह जी क्या लाए, प्रदूषण बढ़ाने वाले तमाम विद्युत उत्पादन की इकाइयों का स्थापना करने का काम किया। आज कुछ स्थितियां होनी चाहिए, राजनीति से हट के बात करें तो जो खनिज संसाधन उपलब्ध है, वो जो खनिज निकलकर बाहर जा रहा है, जो इनके औद्योगिक मित्र बाहर ले जाने की तैयारी की में बस्तर और सरगुजा में घूम रहे हैं, उसी के लिए ज्यादा मंत्री बनाए जा रहे हैं सरगुजा में कि खनिजों पे हमारा अधिकार हो जाए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। उन खनिजों का उपयोग अपने प्रदेश में क्यों नहीं होता? नहीं, अब कोयले का कितना हम उपयोग कर पाएंगे? जितना वो तो एक नीति है ना। कंपनियां लाइए भाई, बड़ी स्टील कंपनियां लाइए। जो कंपनियां आज कोयला अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में जा रहा है और जिस इंडस्ट्री के लिए जा रहा है वो इंडस्ट्री आप यहाँ ले आइए। जो भी खनिज लौह है, स्टील कंपनियां खोल सकती हैं, तमाम तरह के ऐसे रास्ते हैं। दूसरी वो आप पंजाब से देखिए, ठीक है विजय शंकर जी, कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे संसाधन है उसका उपयोग यही हो, और वो अब तक नहीं हुआ। केवल पावर सेक्टर में कुछ काम हुआ है, पर वो भी अब जो है बंद हो गया है। नए पावर सेक्टर यहाँ नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आयरन ओर के फैक्ट्रियां थी वो भी अब नहीं आ रही हैं। जी जी जल्दी जो स्टील कंपनियां चल रही हैं, जो सीमेंट कंपनियां चल रही हैं, उनको तो आप बचा नहीं पा रहे हैं, उनको बेचने की नौबत आ रही है। सीमेंट कंपनियां रोज बिकती हैं और इनके औद्योगिक मित्र खरीदते हैं। ठीक है, स्टील की फैक्ट्रियां बिजली बिल के कारण और बिजली कटौती के कारण बंद पड़ी है, वो स्ट्राइक में जा रहे हैं। तो जो उद्योगपति आपके यहाँ हैं उनको आप संरक्षण दे नहीं पा रहे हैं और विदेश में आप निवेश खोजने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए विजय जी इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यहीं निकलती हैं, यहीं बननी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ खुद का राज्य में उत्पादन है, जैसे आयरन ओर और बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं। उसके लिए तो ऑलरेडी जो है उद्योग मंत्री जी
मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम और सचिव मिलकर पूरी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ के जितने चीजें जो वातावरण को नुकसान न करे उस तरीके से काम किया जाए। ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जिससे वातावरण को नुकसान हो, क्योंकि क्लाइमेट को भी ध्यान रखा जा रहा है। रोजगार भी देना है, निवेश भी हो, क्लाइमेट भी सही रहे, क्योंकि क्लाइमेट में अधिक जोर है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है भविष्य में। तो इस तरीके से यहाँ तैयारी चल रही है। आप एक बार औद्योगिक नीति 2024 में जो पास हुई है कैबिनेट से, उसको आप पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति में यहीं के जो संसाधन है उसको अधिक से अधिक उस पर कार्य हो सके और रोजगार सृजन हो सके, पूरी व्यवस्था की गई। आप एक बार उसका पूरा अध्ययन करेंगे तो सब चीजें मिल जाएंगी, उसमें कोई कमी काम नहीं। नहीं हो रहा है। आपने नीति में जो कहा उस पर काम नहीं हो रहा है, ये तो आरोप है। ठीक है, चल काम। अब मनीष जी की एक आखिरी टिप्पणी लेते हैं। मनीष जी, ऐसी बातें बार बार आएंगी कि नीति में है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और इसीलिए निवेश रुका हुआ है, ठिठका हुआ है प्रदेश का विकास। देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात को कहूँगा कि नीतियाँ क्या होनी चाहिए, कैसी होना चाहिए, और इसके पहले जो चीज़ें हुई है। मैंने एक सवाल किया था लेकिन उसका जवाब नहीं आया। देखिए, मैं बताता हूँ, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसमें लगभग 272 MOU हुए थे और उसमें कहा गया था कि 1,23,953 करोड़ रुपए का निवेश छत्तीसगढ़ में आएगा। इसमें से 272 में से यदि हम देखें तो मुझे लगता है कि 31 जो MOU थे उन पर काम हुआ, लेकिन उसमें से भी कुछ भी धरातल पर नहीं देखने को मिला। इसके बाद दूसरी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान के दौरे पर गए थे इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री। 25 से ज्यादा कंपनियों से मुलाकात करी थी, जिसमें IT, रक्षा, इस प्रकार की तमाम चीजों को लेकर के बात हुई थी कि इनमें इन्वेस्टमेंट आएगा। जापान भी गए थे इसके पहले, उसमें बात ये हुई थी कि सुंघा टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, टेलीकॉम कंपनी, 120 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में करेगी। चीन यात्रा पर गए थे, तब कहा गया था 16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो देखिए, ये जो आंकड़े बता रहे हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से ही हम देखें तो इनमें से कितने प्रोजेक्ट आज छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट हुए हैं। इसके अलावा जो देश की कंपनियां थी उनका भी क्या स्थिति है, इस पर भी देखना होगा। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि इन पर यदि इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो वर्तमान में भी कोई कार्य नहीं होगा, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं। निश्चित रूप से प्रयास लगातार किए जाना चाहिए और ये प्रयास भी सार्थक हो, इस बात की हम कामना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी यदि विदेश दौरे पर जा रहे हैं तो उनके दौरे से निश्चित रूप से कुछ न कुछ निकल करके आए और पूर्व में जो गलतियां हुई है उन गलतियों की वजह से जो इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाया है, उन गलतियों से सीख लेते हुए हम अपनी नीति में सुधार करें और सुधार करने के बाद वर्तमान में जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आने वाला है उसको हम छत्तीसगढ़ लेकर के आए और उन प्रोजेक्ट्स को यहां पर धरातल पर उतारें, इंप्लीमेंट करें। उम्मीद की किरण है जो कि हमें बताती है कि इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। उम्मीदें काफ़ी हैं, जिसे दूर करने का चैलेंज भी है, वो चैलेंज पूरा होगा, ऐसी उम्मीद करते हुए आज की डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ विजय शंकर मिश्रा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।